हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। यह इस सीरीज का 15th वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन तक जितने भी टॉपिक्स आप ऊपर देख पा रहे हैं प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के साथ सबको कवर कर लिया था। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन से अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। इस टॉपिक से हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का विशेष बैठक हुआ, जिसमें वर्धा प्रस्ताव या इसे भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहा जाता है की पुष्टि हुई और इसको पेश करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हो गई। किस डेट को? 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को नेताओं की गिरफ्तारियों के फलस्वरूप जनता में आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया। ठीक है, 9 अगस्त को सभी बड़े नेताओं को कांग्रेस के सबको गिरफ्तार कर लिया गया था और इस ऑपरेशन को कहा गया था ऑपरेशन 0 आवर, जिसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। उनके साथ सरोजिनी नायडू को भी उसमें रखा गया था और इस आंदोलन का जो सर्वाधिक प्रभाव था वो बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी और मद्रास वाले क्षेत्र में था। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया कब? तो ये 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ? तो हमने डिस्कस किया था आगा खां पैलेस में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। इसके आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसका नारा था? तो ये महात्मा गांधी का नारा था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। यहीं पे उन्होंने करो या मरो की बात की थी इसी अधिवेशन में उन्होंने, और इसमें दिया गया बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसके बाद में अगस्त क्रांति मैदान भी कहा गया, में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध करो या मरो के मंत्र के रूप में ये बात कही थी। ध्यातव्य है कि इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो 8 अगस्त से शुरू हुआ था। इसलिए इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों को अब यह निश्चय कर लेना चाहिए कि या तो वे भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में प्राण न्यौछावर करेंगे। ठीक है, आजकल बीपीएससी में स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाने लगे हैं, तो मे भी ये स्टेटमेंट दिया जाए और पूछ दिया जा सकता है कि ये किसने कहा था या कब कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इनमें से किसी ने भी नेतृत्व नहीं किया गया था क्योंकि ऑपरेशन 0 आवर के तहत सबको लगभग बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। इस दौरान गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र से आशा है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। ठीक है, यह स्टेटमेंट गांधी जी द्वारा दिया गया, तो स्टेटमेंट ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो ये नारा जो दिया था गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ये यूसुफ मेहरअली थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। ये भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का भी समय काल था और इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो ये उषा मेहता थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। इन पर हाल में एक मूवी भी बनी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का भूमिगत रूप से रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जाता था। राम मनोहर लोहिया ने इस रेडियो पर प्रशासन करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी।
अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में व्यापक रहे हैं? तो ये बिहार और यूपी या संयुक्त प्रांत में काफ़ी व्यापक रहे थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर 1 और 4। और बिहार में कहाँ कहाँ ये व्यापक रहते हैं इसको एक बार देख लेते हैं, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार में ये गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण में काफ़ी व्यापक रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई कोसी नदी के कछाड़ में स्थित एक द्वीप बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया। इसका गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाया जा सके। और मई 1943 में जयप्रकाश नारायण को नेपाल सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। आज़ाद दस्ता से संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में भी पूछे जाते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें स्टेटमेंट वाइज है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ये स्टेटमेंट सही है। इनका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, तो ये कारण गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की भूमिका नहीं थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रीय सरकार या पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार। इसमें रैयती सरकार खेड़ा में नहीं थी, बारदोली में थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, प्रति सरकार सतारा में थी, ये सही है। प्रजामंडल तलचर, अभी जिसे हम तलचर के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में, ये भी सही है। और जातीय सरकार तामुलुक बंगाल में थी, ये भी सही है। बलिया में हुआ था चेतू पांडे के नेतृत्व में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए, रैयती सरकार जो थी वो खेड़ा में नहीं बल्कि बारदोली में थी, यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और प्रति सरकार जो कि सतारा में स्थापित हुई थी नाना पाटिल के नेतृत्व में। प्रजामंडल जो है उड़ीसा के तलचर में, और ये प्रजामंडल आंदोलन ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय राजाओं के खिलाफ विद्रोह था, जो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था। जातीय सरकार तामुलुक बंगाल में स्थापना हुई थी इसकी। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, सही पूछा जा रहा है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए। लेकिन यहाँ पे ये जो त्रिपुरी में जो अधिवेशन था, ये जो पॉइंट है, स्टेटमेंट है, ये गलत है। क्योंकि 1938 का जो अधिवेशन हुआ था, हमने ऊपर डिस्कस किया था, हरिपुरा में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और इनके बारे में अगले स्टेटमेंट के, त्रिपुरी आपको याद होगा 1939 में हुआ था त्रिपुरी संकट, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला स्टेटमेंट है, जनवरी 1941 में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले। ये स्टेटमेंट सही है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। ऑप्शन 2 और 3 सही है। उत्तर हो जाएगा बी। लेकिन ये 71st बीपीएससी का क्वेश्चन था, और इसमें इंग्लिश में प्रोविजनल की जगह प्रोविंशियल लिख दिया गया था। इसके कारण बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया या डिलीट कर दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और जगह, को भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन ए हो जाएगा उसका, तो इसका उत्तर सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया गया है। उनका जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि ग्रहण की थी, और 1920 में वे भारतीय नागरिक सेवा के लिए चुने गए थे। वर्ष 1938 के हरिपुरा और 39 के त्रिपुरी में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और 1939 में हुई उन्होंने अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वो 1941 में जर्मनी चले गए, और उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ादी फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी का नाम से स्मरण किया जाता है। जर्मनी में स्थित भारतीय सैनिकों, फ्री इंडिया लीजन के सैनिकों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया, की उपाधि से संबोधित किया गया।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मानजनक सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये हमने ऊपर डिस्कस किया, जर्मनी में जोड़ा गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। आज़ाद हिंद फौज का प्रारंभिक गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सहायता से किया गया था। प्रारंभिक चरण में इसके संगठन में कैप्टन मोहन सिंह, नाम इंपॉर्टेंट है, और रास बिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ गया। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को संगठित किया और चलो दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। और इसमें ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि आज़ाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन हुआ था वो जुलाई 1943 में हुआ था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप कम से कम ईयर याद रखेंगे, 1943 में पुनर्गठन हुआ आज़ाद हिंद फौज का, जिसके माध्यम से जो नेतृत्व था वो सुभाष चंद्र बोस के हाथों में गया। अगला क्वेश्चन है, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो ये आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान था और शाही जल सेना का विद्रोह था। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह था 1946 में हुआ था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, इसमें इसी चीज़ को फिर से रिपीट किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1942 था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जबकि जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन प्रस्ताव में आईएनए के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्रों में भारतीयों द्वारा अपने राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसे आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसी की चर्चा हमने ऊपर की थी। जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया और सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की भी संज्ञा दी जाती है। इसे हिंदी में हम आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की? तो ये जनरल मोहन सिंह थे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। आईएनए व भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो ये मोहन सिंह थे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो मोहन सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों में पेश हुए वकील थे, तो ये भूला भाई देसाई थे, इनके हेड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। और इसमें कौन कौन नेता इसमें सम्मिलित थे एज वकील? तो ये थे कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई आज़ाद हिंद बचाओ समिति के, ये याद रखना, आज़ाद हिंद बचाओ समिति के प्रमुख और वरिष्ठ वकील थे। और जो ये मुकदमा चला था 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के विरुद्ध चला था। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तत्कालीन सिंगापुर में, ऑप्शन सी हो जाएगा उसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई, फिर से वही क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। इनमें जो देश थे सामान्यतः ध्रुवीय देश शक्तियाँ या एक्सिस पावर से रिलेटेड थे, एक्सिस पावर और जो थे, और उनमें देशों में कौन कौन थे? तो जापान था, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार, फिलीपींस, मंचूरिया और वांग जिंगवेई शासन चीन में, और फिर क्रोएशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप ने भी काबुल में समानांतर सरकार या अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। तो बी और डी सी होना चाहिए आंसर, पर यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है उत्तर। तो अगर बीपीएससी ने ऑप्शन सी माना है तो आप भी इसे सी ही मानेंगे, बट एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लेंगे तो बेहतर होगा इस क्वेश्चन को।
अगला हमारा क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की थी। तो ये 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। याद रखना है डेट, आज़ाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया, तो इसे नया नाम दिया गया था स्वराज द्वीप। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। इसके एक्सप्लेनेशन में अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ हिस्ट्री दी गई है, तो हम लोग इसमें देखते हैं। ये ब्रिटिश सरकारों से के हाथों से चलकर 1942 में जापान के अधिकार क्षेत्र में आ गया और 1945 तक इनका जापानियों का अधिकार इस पर बना रहा और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। नवंबर 1943 में जापान सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप को प्रतीकात्मक रूप से सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार को सौंप दिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को उन्होंने सौंप दिया। इस द्वीप की कमान सौंपे जाने के उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार को स्वराज और अंडमान को शहीद द्वीप का नाम दे दिया। ठीक है, निकोबार को स्वराज और अंडमान को शहीद। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था? तो ये ए डांगे जो हैं कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। बाकी प्रेम सिंह सहगल जुड़े हुए थे। जनरल मोहन सिंह इसके संस्थापकों में से एक थे। शाहनवाज खान भी वो एक थे जिन पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि जुड़ा हुआ नहीं पूछा जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है वह किस वर्ष हुआ? तो ये 1946 में हुआ था, हमने ऊपर डिस्कस किया था। और 18 डेट इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछा जा सकता है। तो 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के सैनिकों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी इसके माध्यम से। अगला हमारा क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला हमारा जो टॉपिक है वो कैबिनेट मिशन योजना से रिलेटेड है। इससे संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो इसमें एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, दूसरा स्टेटमेंट है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक संस्था तैयार करने के लिए, तीसरा स्टेटमेंट है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए भी इसे नहीं भेजा गया था। इन्हें केवल भेजा गया था सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। कैबिनेट मिशन 1946 में जिसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, दो अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक संस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये सर पैंथिक लॉरेंस थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। कैबिनेट मिशन भारत आया था तो वो आया था 1946 होगा एक्चुअली सब जगह। तो ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं। ऑप्शन ई हो जाएगा उसका उत्तर। 23 मार्च 1946 को कराची आया था और 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली पहुंचा था कैबिनेट मिशन। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे जो भारत के राज्य सचिव थे और दो अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो हमने ऊपर डिस्कस किया, क्रिप्स तो थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे, ये मैकडोनाल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड हैं तो ये नहीं थे। एवी अलेक्जेंडर भी थे, पैंथिक लॉरेंस तो इसके अध्यक्ष ही थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, फिर से तो वेवल नहीं थे इसके सदस्य। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से सारे जो भी मेंबर थे उनके नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ठीक है, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, जे एंड्रयूज नहीं थे। तो आप तीनों जो भी मेंबर थे साथ साथ उनका क्या डेजिग्नेशन था ये विशेष रूप से याद करेंगे। नेक्स्ट टाइम इसी के आसपास कुछ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो उस समय कांग्रेस के दो अध्यक्ष थे, वो अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद और उन्होंने दोनों क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी।
इसके अलावा आप कैबिनेट मिशन के क्या क्या प्रावधान थे इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो भी इसके माध्यम से 1946 के जुलाई में चुनाव हुआ था इंडिया में, तो इसके क्या क्या आउटकम्स रहे थे ये भी पूछे जा सकते हैं, तो इस पर विशेष अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं अगले एग्ज़ाम की तैयारी में। हमारा अगला टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन 1946, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो ये लियाकत अली खान थे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। और अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था अक्टूबर 1946 में, वित्त मंत्री का पद जो दिया गया था लियाकत अली खान के पास, और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तथा विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल विभाग था जवाहरलाल नेहरू के पास। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा विभाग था, तो यह खाद्य एवं कृषि था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 1946। ऊपर में हमने देखा था जो इसका पुनर्गठन किया गया था वो अक्टूबर 1946 में किया गया था, क्योंकि शुरुआती जो अंतरिम सरकार थी उसमें जो मुस्लिम लीग थी वो शामिल नहीं होना चाहती थी। बाद में माउंटबेटन से काफ़ी लंबी वार्ताएं चली, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग के 3 सदस्यों ने अंतरिम सरकार में शपथ ग्रहण किया, तो इसीलिए ऊपर में पुनर्गठित अंतरिम सरकार की बात किए जा रही है। और ये पहली बार जो सरकार गठित हुई थी वो 2 सितंबर 1946 को हुई थी। अगला है क्वेश्चन हमारा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, तो ये बाबू जगजीवन राम थे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। सैयद अली जहीर को विधि और संचार विभाग, इन्होंने इस पद पर कार्य किया, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था, तो उनसे वार्ता करने की जो अधिकार ये दिया गया था, जो जिम्मेदारी दी गई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। और वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में देशी रियासतों, गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया था, ठीक है, अंतरिम सरकार में, याद रखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। इससे पहला क्वेश्चन है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की, तो ये जून 1948 था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु उन्होंने साथ यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो इस बात पर ब्रिटिश सरकार को विचार करना होगा कि ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की शक्तियां किसे दी जाएं और किसे केंद्रीय सरकार को, या कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकार को, या जनता के हित में जो उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके को, ठीक है। मार्च 1947 में माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई, ये याद रखना है। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था, उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिमायत दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था, तो ये 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। इसे माउंटबेटन प्लान या फिर 3 जून प्लान भी कहा जाता है। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया और शाही स्वीकृति हुई थी, इसे मिली थी 18 जुलाई 1947 को, याद रखना है। और इस पर साइन किए थे किंग जॉर्ज 6 ने, इस पर साइन हुआ था किंग जॉर्ज 6 का, ठीक है। डेट याद रखना है, 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया, तो ये सिरिल रेडक्लिफ थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 जून 1947 को बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग बनाया गया।
इन आयोगों का अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया। ये मुख्यतः एक जज थे और रेडक्लिफ अवार्ड रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और बंगाल के विभाजन की सीमाएं तय हुई, जिसे बाद में संबंधित हिस्सों में भारत पाकिस्तान की सीमा के रूप में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? ठीक है, राज्य विभाग की स्थापना जो हुई थी वो सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने कार्यभार संभाला और वीपी मेनन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ने उनके सचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली। इनकी पुस्तक का नाम था द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट और द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। हाँ, इसको हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक ये अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे नवंबर 1946 में और नवंबर 1947 तक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, जेपी कृपलानी थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। भारत का आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सत्ता में थी? तो ये लेबर पार्टी सत्ता में थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और इस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो आर क्लेमेंट एटली थे और इनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक था। उस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को वही जून 1948 तक भारत में सत्ता हस्तांतरण की बात, उसी चीज़ को आगे डिस्कस किया गया इसमें। अगले वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास पर चर्चा करेंगे। प्रोबेबली ये हमारा लास्ट वीडियो होगा हिस्ट्री के पूरे सीरीज से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।